सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जैसे हमने बताया था कि अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो ऐसे ऑर्गन्स का सेट होगा जो रिप्रोडक्शन में हिस्सेदारी ले रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिक्र करें तो हम बनाते हैं किसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में हमने बात किया था ओवरी के बारे में। यहाँ मियोसिस सेकेंड स्टार्ट तो होता है, लेकिन हम देखते हैं होता क्या है कि मियोसिस जब स्टार्ट करता है तो मेटाफेज सेकेंड स्टेज में लाके इसे अरेस्ट कर लिया जाता है, रोक दिया जाता है। मेटाफेज सेकेंड स्टेज में ये रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल का कुछ बचा हुआ हिस्सा और सेकेंडरी oocyte हमारा जो रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। तो हम प्राइमरी फॉलिकल यानी एफएसएच अपने इन्फ्लुएंस से प्राइमरी फॉलिकल को इस दिन से लेंगे और यहाँ तक लाते लाते ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करता है। तो जाइगोट धीरे धीरे एक सेल से 2 सेल बनाएगा, 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8 सेल बनाएगा, 8 से 16, 16 से 32 सेल स्टेज, ऐसे करके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती चली जाएंगी। फिर हम बात करें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा आर आल्सो इंक्रीज इन मैटरनल ब्लड। They support the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy. हेलो रॉक स्टार्स, तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। और इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया था, अब हमें देखना था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और जैसा कि हमको पता है कि हमारे यहाँ मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, पहले तो हमने बताया था कि हमारे यहाँ जो रिप्रोडक्शन का टाइप होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और बेसिकली होता क्या है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि भैया मेल और फीमेल दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। मेल और फीमेल गैमीट बनाते हैं और गैमीट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे यहाँ मेल जो गैमीट है वो कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में हमने बात किया था वहां। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जैसे हमने बताया था कि अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो ऐसे ऑर्गन्स का सेट होगा जो रिप्रोडक्शन में हिस्सेदारी ले रहे होंगे, तो ऐसे ऑर्गन्स जहां पे गैमीट बनते हैं उन्हें हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला करते थे। और हम मेल के केस में बोला करते थे कि भैया टेस्टिस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। वहीं फीमेल के केस में बोला करते थे कि जो ओवरी होता है वो जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल में जो गैमीट बनता है, जो ओवा बनता है, वो कहाँ बनता है, वो बनता है ओवरी में। फिर हम देखते हैं कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेफिनेट सी बात है कि हमारे यहाँ गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कंप्लीट करेंगे बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट। अब मेल अलग है और फीमेल अलग है। गैमीट मेल में बन रहा है, फीमेल में बन रहा है ओवा, फीमेल में भी गैमीट बन रहा है। इन दोनों के फ्यूजन कराने में जितने अंग हिस्सेदारी लेंगे उनको हम मिला के सेकेंडरी या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे इस सेशन में। हम जानेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। तो जब पढ़ने की शुरुआत की थी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमने जिक्र किया था किसमें, ओवरी का। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिक्र करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिक्र करें तो हम बनाते हैं किसके बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं किसके बारे में, हमने बात किया था ओवरी के बारे में। थोड़ा सा हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायग्रामेटिकली एक बार देख भी लें तो हमने यहाँ यूट्रस बनाया था। हमने यहाँ क्या बनाया था, यूट्रस बनाया था। हम बना रहे थे बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटेल डायग्राम। जब हमने ऐसे यूट्रस बनाया था तो हम देखेंगे कि यूट्रस में 3 दीवारें पाई जाएंगी, 3 लाइनिंग होगी। लेकिन एक बात हमने देखा था कि जो हमारी ओवरी होती है वो हमारी यूट्रस के मदद से जुड़ी होती है। एक साइड से यूट्रस से जुड़ी होती है और दूसरे साइड से एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ी होती है थ्रू द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ऐसे जुड़ी होती है, ऐसे जुड़ी होती है। हम लिख भी सकते हैं कि यहाँ एब्डोमिनल वॉल है, एब्डोमिनल वॉल है, इसकी मदद से क्या है, ओवरी हमारी जुड़ी हुई। फिर हमने देखा कि हमारे यूट्रस में ही अलग अलग हिस्सों को देखें तो हमने अलग अलग हिस्सों का जिक्र किया था। तो हमने फैलोपियन ट्यूब का जिक्र किया था कि भैया हमारे यहाँ फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है और चूंकि हमारे यहाँ 2 ओवरी होता है तो ऐसा हमने बताया था। फिर हमने बात की थी कि जो लेयर होती है अगर उसका जिक्र करें तो जो हमारा यूट्रस होता है उसकी 3 लेयर पाई जाती है। जो बाहर वाली होती है उसे हम पेरीमेट्रियम, बीच वाली को मायोमेट्रियम और अंदर वाले को इंडोमेट्रियम कहा करते थे। फिर ये जो इलाका बचा इसे हम वुम्ब कहा करते थे। और उसके बाद हम बोला करते थे कि यूट्रस जो है सर्वाइकल सर्विक्स में खुलता है
और सर्विक्स वर्त कनाल के थ्रू हमारे यहाँ वेजाइना में खुलता है। ये मोटा-मोटी एक स्ट्रक्चर होता है हमारे यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। लेकिन बात करेंगे कि हमारे यहाँ फीमेल्स में जो एग का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, वेरियस एस्पेक्ट में बात करेंगे। हम यहाँ भी जानना चाहेंगे इनके यहाँ गैमीट कैसे बनता है। इसके लिए क्या किया हमने, एक ओवरी कट कर ली। क्या करी भैया, एक ओवरी कट कर ली। चलो भैया एक ओवरी काट लेते हैं। एक ओवरी काट के अगर हम देखें तो एक बड़ा सा डायग्राम बना लें अगर हम, क्योंकि हर स्टेज को जताना चाहेंगे आपसे। हमने एक ओवरी कट कर ली, हमने एक ओवरी कट कर ली, तो बेसिक सी बात है, यहाँ पे जो फीमेल जर्म सेल होती है, यहाँ पे भी 2-3 जर्म लेयर पाई जाएंगी। एक तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया पाया जाएगा और एक जर्माइनल लेयर पाया जाएगा। तो यहाँ पे जब फीमेल बेबी मदर के पेट में होती है, वुम्ब में होती है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही फीमेल बेबी जो है वो बहुत सारे oogoनियम बनाने की शुरुआत करती है। क्या करती है, oogoनियम बनाने की शुरुआत करती है। तो क्या बोल रहे हैं, oogoनियम बोल रहे हैं। बहुत सारे oogoनियम बनाने की शुरुआत करती है। ये oogoनियम बनता तो है और बनने के बाद क्या होता है, यही oogoनियम प्राइमरी जो है या फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की शुरुआत करती है, फर्स्ट मियोसिस स्टार्ट करती है। और सिंपल सी बात है, जब कोई भी डिवीजन स्टार्ट होता है तो हम बोलते हैं कि कोई ना कोई हमारे यहाँ जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं, न्यूक्लियर चेंजेस दिखाई देते हैं डिवीजन के दौरान। अब जब मियोसिस स्टार्ट होता है तो मियोसिस स्टार्ट होने के बाद यही हमारा जो एक स्टेज आता है, जब मियोसिस को क्या किया जाता है, अरेस्ट कर दिया जाता है, अरेस्टेड, मियोसिस अरेस्टेड। और कब अरेस्टेड, एट द प्रोफेज फर्स्ट। और प्रोफेज फर्स्ट में भी देखें तो किस स्टेज में, लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन होता है स्टेज, उसमें रोक दिया जाता है इसे। प्रोफेज फर्स्ट में ही इसे अरेस्ट कर दिया जाता है, अरेस्टेड कर दिया जाता है। लेकिन इसमें चेंजेज हो गए रहे होते हैं, इसमें बहुत सारे चेंजेज हो गए रहते हैं, इसीलिए इसे हम नाम देते हैं क्या, प्राइमरी साइट। इसे नाम देते हैं क्या, प्राइमरी oocyte। और इस जो प्राइमरी oocyte बना है उसको प्रोटेक्ट कर रखने के लिए क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी फॉलिक्यूलर सेल्स, ये प्राइमरी oocyte ही है, इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स जो है एक लेयर बना लेती है कि भैया तुम बन तो गए हो लेकिन प्रोटेक्टेड रहो। और इनके मियोसिस को क्या किया गया है, अरेस्ट कर दिया गया है। अब हम इसे नाम देने लगे प्राइमरी, क्या बोलने लगे, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में याद रहे कि हमारे यहाँ क्या रहता है, प्राइमरी oocyte ही रहता है, इसे प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है। और हम पढ़ते हैं कि एक ओवरी बहुत सारे फॉलिकल बनाती है, बहुत सारे फॉलिकल बनाती है, बहुत सारे फॉलिकल बनाती है एक ओवरी, बहुत सारे फॉलिकल बनाती है। तो हम बोलते हैं कि ये कब तक अरेस्टेड रहेगा, ये अरेस्टेड रहेगा टिल प्यूबर्टी। ये प्राइमरी फॉलिकल के फॉर्म में ही पड़ा रहेगा टिल प्यूबर्टी। कब तक, टिल प्यूबर्टी। टिल प्यूबर्टी ये प्राइमरी फॉलिकल के फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन प्यूबर्टी आती कब है, तो लगभग हम बोलते हैं फीमेल्स में 12 से 13 साल की अवस्था में यहाँ पे प्यूबर्टी आती है। और प्यूबर्टी आने का सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसा नहीं कोई मैसेज आ रहा है। प्यूबर्टी आने का मतलब सीधी सी बात है कि हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच रिलीज किया होगा, जो पिट्यूटरी के पास पहुंचा होगा मैसेज लेके कि भैया आप गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज करिए। तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल ही है। लेकिन उस समय की बात करें, उस समय की बात करें जब फीमेल बेबी वुम्ब में ही डेवलपिंग फेज में थी, तो वहां बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल थे। लेकिन जब प्यूबर्टी आते आते तक कितने प्राइमरी फॉलिकल बचे, तो हम पढ़ते हैं लगभग 60,000 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। लगभग 60 से 80,000 प्राइमरी, 60,000 है, 60 के टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। बाकी डीजनरेट कर जाते हैं ड्यू टू फॉलिकुलर एट्रेसिया। उसे हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलते हैं। फॉलिकुलर एट्रेसिया की वजह से क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। फॉलिकुलर एट्रेसिया की वजह से क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आती है, तो प्यूबर्टी में हमारे यहाँ दो हार्मोन आते हैं, याद होगा। प्यूबर्टी में आएगा हमारे पास एफएसएच आएगा और एलएच आएगा, क्योंकि ये पोस्टीरियर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है दो हार्मोन रिलीज करेगा, एफएसएच और एलएच। एफएसएच जब आएगा और एलएच भी आएगा, तो एफएसएच अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएगा और ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसमें क्या करेगा, ग्रोथ कॉज करेगा। अब यही प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे साइज में थोड़ा बड़ा होगा और ये बनाएगा क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। ऐसे ऐसे करके सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा। देखिएगा ग्रेनुलोसा सेल्स का नंबर बढ़ रहा है और इसके बाहर एक लेयर बन जाती है ऐसे, जिसे हम बोलते हैं थीका।
इसे हम क्या बोलने लगते हैं, थीका बोलने लगते हैं। क्या बोल रहे हैं भैया, ये थीका है। और स्टिल ये क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल है और इसमें प्राइमरी oocyte है। ऐसे सवाल बहुत पूछे गए। ये प्राइमरी oocyte ही है। क्या है, प्राइमरी oocyte ही है। ठीक है। अब जो डेवलप कर गया, अब इसमें क्या होगा, जो एफएसएच है वो इन्फ्लुएंस करेगा कि भैया तुम अपना जो मियोसिस शुरू किए थे, जिसको कि अरेस्ट कर दिया गया था, उसे कंप्लीट करो। तो ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte है, वो अपना मियोसिस कंप्लीट करता है। सेकेंडरी फॉलिकल है, वो अपना मियोसिस यानी प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस कंप्लीट करता है। और मियोसिस कंप्लीट करता है तो बनाता है क्या, मियोसिस कंप्लीट करने के बाद बनाता है क्या, टर्सरी फॉलिकल और सेकेंडरी oocyte। क्या बनाता है, टर्सरी फॉलिकल और सेकेंडरी oocyte भी उसे बोलते हैं, क्योंकि टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte होता है। और जो थीका हुआ करती थी, अब वो दो लेयर में डिफरेंशिएट हो जाती है। अब बाहर की लेयर को हम थीका इंटरना, अंदर की लेयर को थीका इंटरना बोल रहे होते हैं और बाहर की लेयर को थीका एक्सटर्ना बोल रहे होते हैं। यानी ओवरऑल स्ट्रक्चरल चेंज देखेंगे क्या क्या हुआ, तो ये बन गया हमारा टर्सरी फॉलिकल बन गया। यानी सबसे शुरुआत में हम लिख सकते हैं कि भैया मियोसिस कंप्लीट, फर्स्ट मियोसिस कंप्लीटेड। फर्स्ट मियोसिस यहाँ क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। फर्स्ट मियोसिस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है उसे हम बोल रहे हैं टर्सरी फॉलिकल। क्या बोल रहे हैं भैया, टर्सरी फॉलिकल बोल रहे हैं। लेकिन टर्सरी फॉलिकल में है क्या क्या, तो टर्सरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte है, याद रहे, बहुत बच्चे गलत करते हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसे हम बोल रहे हैं थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना जो नॉन सिक्रेटरी लेयर होती है, कुछ भी सिक्रीट नहीं करती है। और जो ए वाला है, अंदर वाला लेयर है, उसे कहते हैं थीका इंटरना, जो सिक्रीट करती है हमारे यहाँ क्या, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। पढ़ा होगा, जल्दी जल्दी में हम रिवाइज कर रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना शुरू करती है। फिर हमारे यहाँ होता क्या है कि यही अभी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, लेकिन आपको पता होगा कि हमारे यहाँ मियोसिस दो स्टेजेस में कंप्लीट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। यही टर्सरी फॉलिकल यानी सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करने की शुरुआत करेगा, यानी मियोसिस सेकेंड स्टार्ट। मियोसिस सेकेंड जो होगा वो स्टार्ट होगा। मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा तो कुछ स्ट्रक्चरल चेंज दिखाई देंगे। डेफिनेट सी बात है, यहाँ सेकेंडरी oocyte ही रहेगा, सेकेंडरी oocyte ही रहेगा। यहाँ मियोसिस सेकेंड स्टार्ट तो होता है, लेकिन हम देखते हैं होता क्या है कि मियोसिस जब स्टार्ट करता है तो मेटाफेज सेकेंड स्टेज में लाके इसे अरेस्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। लेकिन स्ट्रक्चरल चेंज हुआ रहता है, इसीलिए इसे हम सेकेंडरी oocyte ही बोल रहे हैं यहाँ पे। अब सेकेंडरी oocyte जब बोल रहे हैं तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ कुछ स्ट्रक्चरल चेंज दिखाई दिया हमें। यहाँ एक नॉन सेलुलर लेयर बन जाता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, जोना पेलुसिडा। इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, ऐसे कोरोना रेडिएटा की सेल्स बोलते हैं। एंट्रम का फॉर्मेशन होता है इसमें। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्रेनुलोसा सेल्स में स्पेस बन जाता है और कुछ ऐसे अरेंज हो जाती हैं जिससे कि हॉलो स्पेस बनता है। ये जो हॉलो स्पेस बनेगा, जगह बनेगी, उसे हम बोलते हैं क्या, एंट्रम। क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। ऐसे हॉलो स्पेस बन गया जिसे हम क्या बोलने लगे, एंट्रम बोलने लगे। इसे हम क्या बोल रहे हैं, ये तो ग्रेनुलोसा सेल्स है हमारी। और फिर हमारी जो दो लेयर थी जिनका हम जिक्र किया करते थे, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना कॉन्टिन्यूअसली अपना काम करती रहेंगी और ऐसे एक फॉलिकल बना देंगी, और इसी फॉलिकल को हम कहते हैं क्या, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। अगर हम एग्जैक्टली जानने का प्रयास करें तो हम बोलते हैं कि एक फीमेल जो है अपने पूरे रिप्रोडक्टिव एज में लगभग 400 ग्राफियन फॉलिकल बनाती है, और लगभग हर महीने एक ग्राफियन फॉलिकल अगर फर्टिलाइज ना हो तो रिलीज करती, डिजनरेट होता है। तो ऐसे है, थीका एक्सटर्ना हो गया, ये थीका इंटरना हो गया, ये ग्रेनुलोसा सेल्स हो गई, ये जो बना एंट्रम बना, फॉलिकुलर एंट्रम कहते हैं इसे। ये जो बना कोरोना रेडिएटा हो गया, यहाँ इसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा हो गया, ये कुमुलस ओवेरिकस हो गया,
ये तमाम स्ट्रक्चर बनता है और बेसिक सी बात है, जो स्ट्रक्चर यहाँ बना इसे ही हम ग्राफियन फॉलिकल बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं? ग्राफियन फॉलिकल बोल रहे होते हैं। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ जब जीएनआरएच आया था, तब तो उसने दो हार्मोन रिलीज कराए थे, एफएसएच और एलएच। एफएसएच ने इस फॉलिकल को पूरी तरह से ग्रो कराया है, जो भी अरेस्टेड मियोसिस था उसको कंप्लीट कराया। अब एक दिन ऐसा आएगा कि ग्राफियन फॉलिकल अभी मेटाफेज स्टेज में रोका गया है कि भैया अभी आप आगे नहीं बढ़ सकते, आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, अपना मियोसिस आपको यहीं पे रोकना पड़ेगा। फिर एक दिन ऐसा होगा कि हमारे यहाँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन पीक पे पहुंचेगा और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये ग्राफियन फॉलिकल दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक तो हमारा सेकेंडरी oocyte और दूसरा ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा। इसे हम कहते हैं क्या? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? ओवुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। या हम फीमेल में गैमेटोजेनेसिस इसे बोल रहे होते हैं। इसी बात को हम पढ़ते हैं और यही बात अगर समझ में आ गई आपको, तो आपके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत आसान हो जाएगा। अब हम देखें कि ओवुलेशन है क्या, तो हम बोलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन द गोनाड्स। जैसे मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस करते थे, पढ़ा था हमने, और फीमेल में oogenesis का जिक्र किया था हमने। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल डायग्रामेटिकली आपको दिखाया गया। तो ऐसे ही बनता है। लेकिन हम बात करें कि हुआ क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस हमने देख ली थी। अब हमने ये भी देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है क्या, क्या-क्या चीजें हुई। स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेजेस भी देख लिए थे। अब हमें देखना है क्या? oogenesis के बारे में देखना है। oogenesis के बारे में समझना है। अब oogenesis के बारे में जब हम समझेंगे कि oogenesis है क्या, हमने देख लिया कि ओवरी में कहां से एग बनता है, कैसे बनता है, इस बातों को देख लिया। अब हमें करना है, इट इज द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis. It takes place in Graafian follicle. Oogenesis is initiated in embryonic stage when millions of egg mother cells forms oogonia. No more oogonia are formed and added after the birth. ये बात बहुत इजीली याद रखिएगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं फीमेल का जो है रिप्रोडक्टिव एज फिक्स होता है, क्योंकि बर्थ के बाद कोई oogonia नया नहीं बनता। Oogonium multiply to form primary oocyte. They enters in prophase first of the meiosis and get temporarily arrested at that stage. यानी oogonia बनती है जो मियोसिस स्टार्ट करती है, लेकिन प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में उसके इस मियोसिस को अरेस्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। कब तक रुका रहता है? तो जब तक रुका रहता है, हमने देखा कि जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी, यानी जब तक हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज नहीं होगा और जब तक पिट्यूटरी हमारी एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं करेगी, तब तक इसको ऐसे ही अरेस्टेड स्टेट में रखा जाएगा। लेकिन हमने देखा कि oogoनियम तो बहुत बनी हुई थी, मिलियंस में oogonia बनी हुई थी, लेकिन प्यूबर्टी आते आते हमारे पास प्राइमरी oocyte या प्राइमरी फॉलिकल जो बचे हुए थे, लगभग 60 से 80 हजार ही बचे हुए थे। बाकी के प्राइमरी फॉलिकल क्या हुए? डीजनरेट कर गए, और इसे ही हम बोला करते हैं क्या? फॉलिकुलर एट्रेसिया बोला करते हैं। हमने देखा कि प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है, सेकेंडरी फॉलिकल ग्राफियन टर्सरी और टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो प्राइमरी फॉलिकल में हमने देखा था कि ये प्राइमरी oocyte हो गया और ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर हुआ करती थी। फिर हमने देखा कि यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बढ़ गई, थीका सेल बनी और ज्यादा, ग्रेनुलोसा सेल्स और रहा प्राइमरी oocyte। तो हमने इन स्टेजेस को देखा। तो अगर हम देखें कि अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स सराउंडिंग द प्राइमरी oocyte, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल, more layers of granulosa cells and new theca surrounding the primary oocyte, that is known as secondary follicle. टर्सरी फॉलिकल की बात करें तो फुल फ्लूइड फिल्ड एंट्रम डेवलप्ड थीका लेयर फॉर्म्स इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना, और उसके बाद फुली हमारा क्या बनता है? मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। अगर इसी बात करें कि कैसे होता है हमारे यहाँ मियोसिस, कैसे होता है गैमेट का फॉर्मेशन फीमेल में, तो हमने देखा हमारी फीमेल के यहाँ बहुत सारा oogoनियम बनता है, और oogoनियम तभी तक बनता है जब तक फीमेल बेबी मदर के वूम्ब में होती है। बर्थ के बाद oogoनियम नहीं बनता। हमने ये भी देखा कि मिलियंस में oogonia बनता है, और यही oogonia मियोसिस स्टार्ट करती है अपनी। तो मियोसिस स्टार्ट करती है तो बनाती क्या है? प्राइमरी oocyte बनाती है। लेकिन होता क्या है कि प्राइमरी oocyte है क्या? प्राइमरी oocyte को अरेस्ट कर दिया गया है। जो प्राइमरी फॉलिकल है वो अरेस्टेड स्टेट में है, मियोसिस फर्स्ट में उसे रोक दिया गया है। फिर क्या होता है? एफएसएच आता है हमारा, और एफएसएच हमारे प्राइमरी फॉलिकल को ग्रो कराता है और सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है। यही सेकेंडरी फॉलिकल हमारे यहाँ क्या करता है? मियोसिस परफॉर्म करता है, कंप्लीट करता है, और जब कंप्लीट करता है तो बनाता है क्या? हमारे यहाँ सेकेंडरी oocyte बनता है। और उसके बाद क्या होता है? सेकेंडरी फॉलिकल यानी प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस होता है तो सेकेंडरी oocyte बनता है, और रिजल्ट में एक पोलर बॉडी बनती है।
फिर सेकेंडरी oocyte मियोसिस परफॉर्म करने जाता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है कहाँ पे, मेटाफेज सेकेंड स्टेज। मेटाफेज सेकेंड स्टेज में ही ये रिलीज होता है, ग्राफियन फॉलिकल का कुछ बचा हुआ हिस्सा और सेकेंडरी oocyte हमारा जो रिलीज होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। तो कब तक ये जो सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुआ है ओवुलेशन के दौरान, उसका तो मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। उसका मियोसिस कंप्लीट कब होगा, तो उसका मियोसिस कंप्लीट होगा स्पर्म के आने के बाद। स्पर्म के बाद जो उसका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, उसका इस्तेमाल करके हमारा जो सेकेंडरी oocyte है अपना मियोसिस कंप्लीट करता है। जब कंप्लीट करता है तो हमारे यहाँ पहला जो मियोसिस कंप्लीट हुआ था, उसमें पोलर बॉडी बना होगा जब, तो डेफिनेट सी बात है जो भी फीमेल होगी उसके एब्डोमिनल कैविटी में पोलर बॉडी बनी होगी। लेकिन जो दूसरा पोलर बॉडी बनता है वो कहाँ बनता होगा, यूट्रस में बनता होगा, याद रहे। क्यों बनेगा, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में हमारा एग पहुंचेगा, वहां पे स्पर्म की मुलाकात होगी, तो वहां पे उसके सेंट्रियोल का यूज करके वो अपना सेकेंडरी जो अपना मियोसिस सेकेंड रुका हुआ था उसे कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से कहीं हमारे यहाँ फीमेल में जो oogenesis होती है वो प्रक्रिया पूरी होती है। फिर हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में सवाल पूछा गया है। तो ये जो आपने देखा कि हमारे यहाँ प्राइमरी फॉलिकल को मैच्योर करके ग्राफियन फॉलिकल बनाया जाता है और ओवुलेशन कराया जाता है, तो इसकी एक साइकिल होती है जो लास्ट होती है, शुरू होती है और खत्म होती है 28 दिनों में। इस पूरे साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस मेंस्ट्रुअल यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम बोलते हैं क्या, मीनार्क। और जो लास्ट मीनो जब जब सबसे लास्ट होता है उसे हम बोलते हैं मीनोपॉज। इस तरह के क्वेश्चन आप पूछे गए। इट इज द साइक्लिक इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुअल टिल द नेक्स्ट ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड, प्यूबर्टी टू द मीनोपॉज ऑफ अ वुमन्स लाइफ। मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर हम जिक्र करें तो इसको 4 स्टेजेस में मिला के पढ़ते हैं। Phases of menstrual cycle: the first one is menstrual phase, second one is follicular phase, थर्ड वन इज ओवुलेटरी फेज एंड फोर्थ वन इज सिक्रेटरी और ल्यूटल फेज बोलते हैं। ये 28 दिनों की एक साइकिल होती है। इसको बड़ा इजीली समझना हो तो आप समझ सकते हैं डायग्राम से। मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया जिसमें आपको थोड़ा समझाना चाहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल के इस इवेंट के बारे में समझ लेंगे तो आपके एनसीईआरटी में एक हार्मोन्स या जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है उससे रिलेटेड भी एक ग्राफ बना हुआ है। उस ग्राफ को भी आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो साइक्लिक ये जो साइकिल बनी हो 28 दिनों की साइकिल होती है और 28 दिनों की जो साइकिल होती है उसको हम डिवाइड करते हैं स्टेजेस के हिसाब से, कौन सा क्या स्टेज है, लेकिन हम पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज कर देंगे। पढ़ने का तरीका इसलिए चेंज कर देंगे ताकि आपकी समझ थोड़ी बेहतर हो जाए। बेहतर समझ करने के लिए हम पढ़ने का जो तरीका चेंज कर रहे हैं, उसमें कलर कोडिंग तो हम कर दे रहे हैं, लेकिन पढ़ेंगे स्टेज जो है एनसीईआरटी के उल्टा। एनसीईआरटी में स्टेज जो है पहले जो दिया हुआ है वो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। हमने एक कलर इसे दिया, एक कलर यहाँ दे दिया, दूसरे कलर का इस्तेमाल यहाँ कर दिया। इतने तक को हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, इतने तक को हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं और सारी स्टेजेस को हम नाम देंगे। सारे जो स्टेजेस हैं उनको हम क्या करेंगे, नाम देंगे, बेहतर नाम देंगे, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली नाम देंगे हम। फिर यहाँ देखिए तीसरा कलर ले लें, तीसरा कलर हम ऐसे कर लेते हैं। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो 28 दिनों की ये साइकिल है उसको हम 4 हिस्सों में बाँटते हैं। उसको हम 4 हिस्सों में बाँटते हैं। अगर नाम लिखें हम तो जो पहला फेज एनसीईआरटी में मेंशन है उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। मेंस्ट्रुअल या इसी को बोलते हैं क्या, ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज। जो दूसरा स्टेज होता है उसे हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज। तीसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज। और जो चौथा होता है इसे बोलते हैं हम ल्यूटल फेज या सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं हर फेज में होता क्या है, लेकिन हम समझने की शुरुआत करेंगे फॉलिक्यूलर फेज से।
फॉलिकुलर फेज वही फेज है जहां पे कहीं ना कहीं हमें एफएसएच मिलता होगा और एलएच मिलता होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ हर मंथ में एक ग्राफियन फॉलिकल बनाने का क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी। तो जो भी हमारे पास पड़ी हुई प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, हर महीने उन्हीं में से कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स को लेके एक ग्राफियन फॉलिकल बनता होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक प्राइमरी फॉलिकल से ही हमने ग्राफियन फॉलिकल बना लिया, लेकिन अगर कुछ सेलेक्टेड हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल्स हैं तो उसमें से जो सबसे बेहतर है वही ग्राफियन फॉलिकल बना पाएगा। तो हम प्राइमरी फॉलिकल यानी एफएसएच अपने इन्फ्लुएंस से प्राइमरी फॉलिकल को इस दिन से लेके और यहां तक लाते लाते ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करता होगा, यस या नो? जी। यानी इस दौरान की बात करें तो फॉलिकुलर फेज में हम एक बात जरूर देखेंगे कि जो भी आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है फॉलिकुलर फेज का, जो भी आपको डायग्रामेटिकली जिक्र किया गया है, उसमें देखिएगा कि इसमें जो है एफएसएच की एक्टिविटी बढ़ी होती है। एफएसएच की एक्टिविटी बढ़ी होती है, इसीलिए इसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। यहां से प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल में हम डेवलप कराते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे हम फॉलिकुलर फेज बोल रहे होते हैं, या इसे हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोल रहे हो। प्रोलिफरेशन होता है जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल है वो ग्राफियन फॉलिकल तक बन के आता है, उभर के आता है। फिर हम बात करें, एक दिन ऐसा आता है जब हमारे यहाँ एलएच हार्मोन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि फॉलिकुलर फेज में हमारे यहाँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक दिन एलएच हार्मोन की क्या हुई, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, दो चीजें बनी। एक तो हमारा बना कॉर्पस ल्यूटियम और दूसरा बना सेकेंडरी oocyte, दोनों रिलीज हो गई। इसी फेज को हम ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि जो कार्पस ल्यूटियम होता है उससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम से मोर अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, और ये इसलिए होता है ताकि इंडोमेट्रियल लाइनिंग को इतना ज्यादा नरिशिव कर दे, ताकि इतना ज्यादा काबिल बना दे कि अगर इस सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, तो हमारा यूट्रस इस काबिल रहे कि बेबी को इम्प्लांट करा सके। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा होता है और इंडोमेट्रियल लाइनिंग को क्या करता है, बहुत ही ज्यादा नरिशी बनाता है। लेकिन ओवम अगर हमारे यूट्रस में है, फेलोपियन ट्यूब में है, और इस सर्टेन टाइम तक उसे क्या हुआ, स्पर्म नहीं मिला, तो डीजनरेट कर जाएगी। और जब डीजनरेट कर जाएगी तो क्या होगा, जब डीजनरेट कर जाएगी तो डेफिनेट सी बात है, अब फर्टिलाइजेशन तो होना नहीं है। एक कार्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट करके कार्पस एल्बिकेंस बना लेता है, और कार्पस एल्बिकेंस मोर अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन रिलीज करता है, और जो हमारी इंडोमेट्रियल लाइनिंग है वही डीजनरेट कर जाती है, रप्चर कर जाती है, जिसका रिजल्ट होता है कि हम मेंस्ट्रुअल फेज देखते हैं या ब्लीडिंग फेज देखते हैं, जो कि एंड होता है कब, लगभग 3 से 5 दिन। इस साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेज का जो दिन होता है लगभग 3 से लेके 5 दिन तक होता है। फिर हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज लगभग 10 से 14 दिन, 12 दिन। फिर हम बोलते हैं कि जो अगर नॉर्मल 28 दिन की साइकिल है तो 14वें दिन हमारे यहाँ ओवुलेशन होता है। फिर बाकी का ये जो फेज होता है उसे ल्यूटल फेज बोलते हैं। लेकिन कई बार आपसे एनसीईआरटी के हट के सवाल पूछा गया है कि अगर किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल जो डे है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 35 डेज का है, 35 डेज का है, तो उसका ओवुलेशन की डेट क्या होगी, ओवुलेशन कब हुआ होगा। तो याद रहे कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेट आपको दिया हुआ है तो पोस्ट ओवुलेटरी जो फेज है वो एकदम फिक्स होता है, एंड दैट इज ऑफ 40 डेज, 14 दिन का। इसी 35 में से अगर आप 14 घटा देंगे तो क्या होगा, आपको किस दिन ओवुलेशन हुआ है वो पता चल जाएगा, यानी 21st डे ओवुलेशन हुआ है। यानी पोस्ट ओवुलेटरी जो फेज होता है वो फिक्स होता है कि भैया 14 डेज का होगा। क्या होगा, 14 डेज का होगा फर्स्ट ओवुलेटरी फेज। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल आपसे पूछे गए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हम हार्मोनल बता रहे थे उसके लिए आपके यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। जैसे शुरू में देखेंगे कि अगर हम देखें कौन कौन से हार्मोन है, तो इनिशियली फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों है। एक समय होता क्या है कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन थोड़ा कम एक्टिव होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा एक्टिव होता है और ओवुलेशन हो जाता है। फिर धीरे धीरे इनका मेंटेनेंस होता रहता है। वैसे इनका देख रहे होंगे, यहाँ से डेवलप करना चालू किया, टर्सरी फॉलिकल तक डेवलप हुआ। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जिस दिन कॉन्सेंट्रेशन बना उस दिन दो बन गए, कॉर्पस ल्यूटियम और सेकेंडरी oocyte बन गए।
अगर हम वही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ओवुलेशन के पहले भी इनका अमाउंट रहा होगा, लेकिन जस्ट आफ्टर ओवुलेशन जब कॉर्पस ल्यूटियम बना होगा तो देख रहे होंगे यहाँ प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद बढ़ना चालू हो गया होगा। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कम होगा और देख रहे होंगे कि एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ना चालू हो गया होगा। तो ऐसे हम देखते हैं साइक्लिकल चेंज देखते हैं और इसी साइक्लिकल चेंज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। चेंज इन द पिट्यूटरी हार्मोन एफएसएच एंड एलएच लेवल पे देखते हैं हम, चेंज इन द ओवरी या ओवेरियन इवेंट्स पे देखते हैं, चेंज इन ओवेरियन हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल पे बात करते हैं और चेंजेज इन द यूट्राइन वॉल देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी बात हम कर रहे थे। फिर हमने देखा ही था फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंडस। ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, इट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, यानी वेजाइना में मेल के पेनिस से स्पर्म आता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इंसेमिनेशन बोलते हैं। फिर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इट अकर्स इन द एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। एम्पुलरी रीजन में, एम्पुला वाले रीजन में हमारे यहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है। स्पर्म वेजाइना में आता है जो सर्वाइकल कैनाल के थ्रू होते हुए यूट्रस, यूट्रस के इस्थमस एम्पुला रीजन में पहुंचता है। और एम्पुला रीजन में क्या होता है, यहाँ से बात करें स्पर्म की, तो स्पर्म एम्पुला रीजन तक पहुंचता है। फिर ओवम की बात करें तो ओवम जो होता है फिम्ब्रिया से होते हुए इन्फेंडिबुलम, इन्फेंडिबुलम से एम्पुला पहुंचती है और वहीं पे दोनों का मुलाकात होता है। एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। दैट्स व्हाई एवरी कॉपुलेशन डज नॉट रिजल्ट फर्टिलाइजेशन। इसलिए स्टेटमेंट बोला गया है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए जो एप्रोप्रिएट प्लेस होता है वो क्या होता है, हमारा एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन होता है। यानी उसी पॉइंट पे अगर ओवम और स्पर्म मिलेंगे तो हमारे यहाँ फर्टिलाइजेशन का इवेंट क्या होगा, कंप्लीट कराया जाएगा। तो वहां उस डायग्राम के थ्रू आप स्पर्म और यहाँ के थ्रू ओवम का रास्ता देख सकते हैं और एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे किस रीजन में हुआ। फिर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, हमारा जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट अपना डिवीजन परफॉर्म करेगा। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की बात करें तो मान लीजिए जाइगोट बना जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमीट क्या हुए, फ्यूज हुए, दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हुए, यानी सिंगेमी हुई। अब यही जो हमारा जाइगोट जो बना वही डिवीजन परफॉर्म करेगा और डिवीजन करने के साथ साथ हमारे फैलोपियन ट्यूब की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा। इसी प्रोसेस को हम क्लीवेज कर रहे होते हैं। तो जाइगोट धीरे धीरे एक सेल से दो सेल बनाएगा, दो सेल से चार सेल, चार से आठ सेल बनाएगा, 8 से 16, 16 से 32 सेल स्टेज, ऐसे करके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती चली जाएंगी। नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा, इंक्रीज करती चली जाएंगी। यहां से हम देख रहे हैं एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ बना, 8 से 16 और 16 से 32। हम रिस्पेक्टिवली नाम भी देने लगते हैं, जैसे 8 से 16, 16 से बना मारुला, उसके बाद ब्लास्टुला और प्रत्येक सेल को हम ब्लास्टोसिस्ट बोल देते हैं। जाइगोट अंडरगोज meiotic division. Start it moves through the isthmus towards the uterus and form 2 cell, 4 cell, 8 cell and 16 daughter cell called blastomeres. The embryo with 8 to 16 blastomeres are known as morula. Morula continues to divide and transform into the blastocyst. ऐसे डिवाइड करता रहता है। अगर यहाँ फील करेंगे डायग्राम से तो जाइगोट से क्लीवेज होना चालू हुआ, 8 सेल स्टेज बना, फिर क्लीवेज हो रहा है, ब्लास्टुला बना, क्रॉस सेक्शन बना के देखेंगे तो हम ऐसे हॉलो स्पेस दिखाई देगा, देखिए, और गैस्ट्रोला बनेगा और जो सेल्स होंगी वो 3 जर्म लेयर में अरेंज होंगी। देखिए यहाँ बाहर की जो सेल्स अरेंज है उसे हम एक्टोडर्म बोल रहे हैं, जो अंदर की तरफ अरेंज है उसे एंडोडर्म बोल रहे हैं और जो बीच में अरेंज है उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं मीजोडर्म बोल रहे हैं। यहाँ ब्लास्टुला यानी गैस्ट्रुलेशन होता है और ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होता है। फिर हम देखें कि फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, तो धीरे धीरे हमारा एम्ब्रियो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो मूव कर रहा होता है, किधर, हमारी यूट्रस की तरफ मूव कर रहा होता है और यूट्रस की तरफ मूव करता है तो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसको काफी नरिशिव बनाया गया है। तो जब हमारा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है यूट्रस के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, इनकॉर्पोरेट कैसे होता है, तो जो हमारा एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसका जो आउटर लेयर होता है जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, वो ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसे हम बोलते हैं कोरियोनिक वेलाई। ये कोरियोनिक वेलाई की हेल्प से क्या करता है, हमारे एंडोमेट्रियल लाइनिंग से अटैच होता है। आफ्टर द अटैचमेंट यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। एज द रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड दिस स्टेज इज नोन एज इम्प्लांटेशन। यानी जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसका इनकॉर्पोरेट हो जाना हमारे एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ ही हम बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोल रहे होते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। क्या बोल रहे होते हैं, इम्प्लांटेशन बोल रहे होते हैं।
अब धीरे धीरे जो इम्प्लांटेशन है, अगर हम देखेंगे अपने बेबी को या हम बात करें कि एम्ब्रियो का कौन सा, तो बाहर का जो सेल्स था उसे हम ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे थे, और यहाँ पे आउटर सेल लेयर और जो इनर सेल मास होता है वही एम्ब्रियो बनाता है, जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिलके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। और जो हमारा बेबी है वो मदर के जो यूट्रस है उससे प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़ा होता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट इज नोन एज कोरियोनिक वेलाई appears on the trophoblast. They are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. और उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करता है हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो। इट इज जस्ट लाइक दैट कि अगर आप डायग्रामेटिकली जानना चाहें तो एक प्लेसेंटा है जिसके थ्रू हमारा बेबी मदर से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता रहता है। प्लेसेंटा इज द कनेक्टेड टू फॉर्म एम्ब्रियो by an umbilical cord. It transports substances to and from the embryo. यानी फ्यूटोमैटरनल जो एक्सचेंजेज होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही हमारे यहाँ होता है, परफॉर्म किया जाता है। अगर हम बात करें कि फंक्शन क्या है हमारे यहाँ प्लेसेंटा का, तो इट एक्ट्स एज द बैरियर बिटवीन द फीटस एंड मदर। मदर और फीटस के बीच में बैरियर की तरह काम करता है। इट सप्लाई करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एटसेट्रा फ्रॉम द मदर टू द फीटस। इट रिमूव्स द एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। इट एक्ट्स एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। इट सीक्रेट्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। ये हार्मोन यानी प्लेसेंटल हार्मोन बहुत बार पूछे गए। एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एचपीएल हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। यानी प्लेसेंटा हमारे इतने हार्मोन्स रिलीज करता है। रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी। याद रहे यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि रिलैक्सिन हार्मोन का कहीं जिक्र सुनिएगा तो ओवरी द्वारा रिलीज किया जाता है। लेकिन प्लेसेंटल हार्मोन पूछा जाए आपसे तो इस बात को जरूर नोट करिएगा। फिर हम बात करें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are also increased in maternal blood. They support the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy. बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं इस दौरान। तो अगर हम देखें कि बेबी जो डेवलप हो रहा है उसमें कौन से स्टेजेस में या किस समय कौन से ऑर्गन्स बन रहे हैं, तो आफ्टर 1 मंथ नियरली हार्ट इज फॉर्म्ड। यानी सबसे पहला जो ऑर्गन होता है हमारे यहाँ बनने वाला किसी भी डेवलपिंग एम्ब्रियो में होता है क्या, हार्ट होता है। फिर हम बात करें एंड ऑफ सेकेंड मंथ लिम्स बन जाते हैं, डिजिट्स बन जाती हैं, डेवलप्ड हो जाती हैं बेल तरीके से। अगर 12वें वीक की बात करें यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो मेजर ऑर्गन्स लाइक लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया बन जाते हैं हमारे यहाँ। ड्यूरिंग 5th मंथ देखें तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड, यानी हेड का फॉर्मेशन और फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो होता है वो पता चलता है लगभग 5वें मंथ में यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में। After the end of 24th week यानी second trimester, body is covered with fine hairs, eyelids separates and eyelashes are formed. फिर हम देखते हैं कि end of 9 month ready for delivery यानी 9वें मंथ के बाद डिलीवरी हो जाती है, यही जो बेबी है वो बाहर आता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन यानी लेबर। प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज नोन एज पार्चुरेशन। इट इज इंड्यूस्ड बाय द न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम। The signal from the fetus and placenta induce mild uterine contraction. जब हमारे यहाँ जो fetus होता है वो प्योरली या फुली मेच्योर हो जाता है तो एक सिग्नल जनरेट करता है। तो प्लेसेंटा और जो फुली डेवलप एम्ब्रियो हैं एक सिग्नल जनरेट करते हैं, और सिग्नल जनरेट करते हैं तो एक माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन होता है। सिग्नल जनरेट होता है तो इस सिग्नल को हम बोलते हैं क्या, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या करता है, हमारे यहाँ हाइपोथैलेमस यानी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन है उसको रिलीज कराते हैं। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाता है, जो लीड करता है बेबी बर्थ के लिए या जो सपोर्ट करता है बेबी के बर्थ में। ऑक्सीटोसिन कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन मसल कॉन्ट्रेक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। दिस प्रोसेस is continued leading to the expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal। और ये जो कॉन्ट्रेक्शन यूट्रस का कंटिन्यू रहता है टिल द बर्थ ऑफ बेबी। आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी क्या होता है, द मेमरी ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। इट इज कॉल्ड लैक्टेशन। द एलोइस मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। इम्यूनोग्लोबुलिन ए कंटेन करता है, ये भी सवाल बहुत बार पढ़ा होगा। तो ये जो टॉपिक है ये खत्म होता है आज, और हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
बस जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एनसीईआरटी के लाइन से पूछी जाती हैं, तो उसको ध्यान में रख के पढ़ते रहिए और खूब पढ़ते रहिए, जल्दी-जल्दी से रिवाइज करते रहिए, एक क्विक रिवीजन लेते रहिए। अभी वो टाइम नहीं रहा कि हम बहुत डिटेल में पढ़ें, अभी आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए समराइज करके कम से कम एनसीईआरटी की लाइन ना छूटे, इस बात पे हम फोकस ज़रूर करेंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खाते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।